नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अब सियासी पारा चढ़ने लगा है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने वचन पत्र तैयार किया है। 28 सीटों के लिए अलग अलग तैयार मिनी वचन पत्र में 51 वादे किए गए हैं। तो वहीं उपचुनाव के रण में उतरने के लिए बीजेपी के भी योद्धा तैयार हो चुके हैं। अब सिर्फ औपचारिक ऐलान का इंतजार है। बीजेपी में खाटपीपलिया सीट को लेकर पेंच फंस चुका है और जब माहौल चुनाव का हो तो जुबानी जंग होना भी लाजमी है। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखे हैं। वार और पलटवार का दौर बदस्तूर जारी है। उपचुनाव से जुड़ी तमाम खबरों को लेकर देखिए हमारी खास पेशकश, उपचुनाव का रण। पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने उपचुनाव में टिकट के लिए जोर लगा दिया है। उपचुनाव में खाटपीपलिया से टिकट की मांग को लेकर दीपक जोशी अपने समर्थकों के साथ सीएम हाउस के सामने शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे और सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में दीपक जोशी खाटपीपलिया सीट से चुनाव हार गए थे और यहां से चुने गए कांग्रेस विधायक मनोज चौधरी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मनोज चौधरी को बीजेपी से टिकट मिलना तय है और जब से मनोज चौधरी बीजेपी में शामिल हुए हैं तभी से दीपक जोशी पार्टी से नाराज हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात उन्होंने की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, दीपक जोशी को मनाने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता उनसे मुलाकात कर चुके हैं। चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए, चाहे नरोत्तम मिश्रा की बात कर ली जाए, शिवराज सिंह चौहान भी उनसे मिल चुके हैं और कई दौर की मुलाकातें, बातचीत, बैठकें हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी लगता यही है कि दीपक जोशी भी अपने मांग पर अड़े हुए हैं। तो इतना आसान बीजेपी के लिए भी नजर नहीं आ रहा है। लगभग ऊपरी तौर पर तय माना जा रहा है कि जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से जो सीटें कांग्रेस से बीजेपी में आए विधायकों की वजह से खाली हुई है उसमें लगभग तय है कि वे ही बीजेपी के प्रत्याशी होंगे। लेकिन अड़चने सभी दूर नजर आ रही हैं और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, जितना आसान समझ में आ रहा था ऊपरी तौर पर उतना दिख नहीं रहा है। कई दौर की मुलाकातें दीपक जोशी को मना नहीं पाई गए। अब एक बार फिर सीएम हाउस दीपक जोशी शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे हैं। क्या यह मुलाकात कोई रंग लाएगी या फिर आर पार की मुलाकात दीपक जोशी की? बिल्कुल, देखिए ये माना यही जा रहा है कि कहीं ना कहीं दीपक जोशी अब आर पार की जो लड़ाई है या बातचीत है उसी के मूड में यहाँ पर आए हैं, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि उनकी कई मुलाकातें अलग अलग हो चुकी हैं, अलग अलग स्तर पे हो चुकी हैं। प्रदेश संगठन के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है, साथ ही साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हुई है। तो जेपी नड्डा से भी मुलाकात के बाद अगर समाधान न निकल पाए दीपक जोशी की नाराज़गी का, तो फिर ये मान लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो अभी भी कुछ ऐसी बातें चाहते हैं जो शायद संगठन की ओर से उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। हम इस वक्त सीएम हाउस के ठीक बाहर खड़े हैं। ये आप इस वक्त जो गेट देख रहे हैं सीएम हाउस का, इसी गेट के ठीक पीछे एक डोम बनाया गया है और उस डोम में ही दीपक जोशी अपने करीब 2 सैकड़ा जो समर्थक हैं उनके साथ में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अंदर मौजूद हैं और ये माना जा रहा है कि आज वो कहीं ना कहीं आर पार की जो बातचीत है उसके मूड में यहाँ पर आए हैं और अगर उन्हें कोई ऐसा संतोषजनक जवाब यहाँ से भी नहीं मिलता है तो फिर हो सकता है कि दीपक जोशी कोई शरद संक्षेप में एक और चीज ये बता दीजिए कि जो कार्यकर्ता वहां पर बाहर लाइन लगाए खड़े हुए थे उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो तो क्या उन्होंने बताया कि कोई और भी मसला है, किस विषय को लेकर सीएम हाउस पहुंचे हैं? देखिए, समर्थकों ने ऐसी कोई और बातचीत नहीं की है, क्योंकि वो तो अपने नेता के साथ में आते हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि दीपक जोशी जिंदाबाद जिस तरीके के राजनीतिक तौर पर नारे लगते हैं कि आप संघर्ष करो, हम आपके साथ, बिल्कुल, यानी कि संघर्ष दीपक जोशी से करने की कह रहे हैं और साथ में उनके समर्थक भी मौजूद हैं। साथ में रखें शरद, हमारे साथ रजनीश अग्रवाल जी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर जुड़ चुके हैं और भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। रजनीश जी, ये मुलाकात आखिर किस मायने में महत्वपूर्ण है? क्या
विधानसभा क्षेत्र के कोई महत्वपूर्ण विषय और मुद्दे हैं उन पर बातचीत चल रही है, या फिर मसला वही जो आम तौर पर सबको नजर आ रहा है? नहीं, सबको नजर नहीं आ रहा है और ऐसा कुछ मामला भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जोशी जी हैं, एक लंबी विरासत के साथ में आगे बढ़े हैं, उनके परिवार की भी विरासत लंबी है और दीपक जोशी जी का जो स्वभाव, जो वृत्ति, जो राजनीतिक शैली जानते हैं वो बखूबी उनको भी पहचानते हैं। इसलिए कहीं कोई कतई किसी प्रकार का एक किंचित मात्र नारा भी, किसी का बयान भी, कोई किसी प्रकार की घटना नाराजगी वाली भी बिल्कुल नहीं है। और वो सीएम हाउस के अंदर हैं, बाहर कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। जो डोम व्यवस्था के लिए बनाया गया है, वहां जहां आगंतुक बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण आते हैं तो वहां रुकने की जो व्यवस्था है वो वहां है। इसलिए कहीं कतई किसी प्रकार की नहीं है अटकल। इस दौर में चूंकि अब समय प्रत्याशी चयन का है, इसलिए अटकलें कई प्रकार की लग सकती हैं। अटकलें ऐसे ही नहीं लगाई जाती हैं और ऐसे ही नहीं लगने लगती हैं, या आप भी मेरे से ज्यादा अच्छे से समझते हैं। रजनी जी, वापस लौटूंगा, एक प्रतिक्रिया भूपेंद्र गुप्ता साहब की ले लेते हैं, फिर आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। भूपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? घटनाक्रम तो सही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक खलबली है। और जैसा कि अभी इन्होंने कहा, रजनीश जी ने बहुत सही बात कही कि वो एक बड़ी सशक्त विरासत के व्यक्ति हैं और उसी विरासत को सौदागिरी के लिए कुचला गया है और उसी विरासत के लिए जो है ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में जो 20 साल से दरी बिछा रहे हैं और उन्हें जो है समाप्त कर दिया गया, उनके राजनीतिक भविष्य को रोक दिया गया है। चलिए, राजनीतिक संकट आपके लिहाज से कहीं ना कहीं दीपक जोशी को नजर आ रहा है और यही नाराजगी उनकी कांग्रेस के तौर पर भी ये दिखाई दे रही है। कांग्रेस भी यही समझती है और यही बता भी रही है कि ये नाराजगी उनकी समझ में आ रही है। लेकिन रजनी जी, सवाल ये कि एकाएक, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, एकाएक इस तरह की स्थितियां निर्मित नहीं हुई। पैदल मार्च भी दीपक जोशी निकालते हैं, रघुनंदन शर्मा के साथ एक वो संगठन खड़ा होता है, वो गुट बन जाता है जो कहीं ना कहीं नाराज चल रहा था, वो धड़ा नजर आता है। बैठकें कई दौर की होती है, उसके बाद फिर 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के साथ, समर्थकों के साथ अगर सीएम हाउस पहुंचते हैं तो फिर क्या माना जाए? मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा, भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री हैं और कहीं किसी प्रकार की जो आपकी अटकल है वो नाकाम और गलत सिद्ध होगी। जो आने वाला समय है वो उजागर कर देगा, क्योंकि इसके बारे में, अटकल के बारे में तो समय ही उसका समाधान होता है। और अगर आपको इस बात का भरोसा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जोशी जी के इस मामले में, तो मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार करिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल, चलिए इंतजार करते हैं, क्योंकि बीजेपी अपनों को मनाने में बहुत हद तक कामयाब होती है और हो भी सकता है कि दीपक जोशी को मनाने में कामयाब हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। शरद, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बीजेपी की हुई महत्वपूर्ण बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है, जिसमें 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं, जिसमें कांग्रेस से आए नेताओं को टिकट मिलना भी तय माना जा रहा है। बीजेपी ने सीटवार उम्मीदवारों के नाम पर भी चर्चा की है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि जिस सीट पर पार्टी कमजोर नजर आ रही है वहां बड़े नेताओं को जिम्मा दिया जाएगा। आपको बता दें कि कल बीजेपी की बैठक हुई थी, जिसमें उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय समेत बड़े नेता शामिल हुए। अब जो सीट बची हुई है उस पर भी जल्द ही नाम तय कर लिए जाएंगे। तो प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आज दिल्ली में नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम जल्द घोषित कर दिए जाएंगे और बीजेपी सभी 28 सीटों पर चुनाव जीतने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष के आरोपों का भी जवाब दिया। उनकी माने तो भाजपा सरकार ने राज्य की सूरत बदली और उपचुनाव में जनता का आशीर्वाद इसी वजह से मिलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, 28 सीटों पे अब तक उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं, 3 नवंबर को चुनाव है, इतनी देरी क्यों? इतनी जल्दी भी क्यों? क्या जल्दी है? अभी समय है पर्याप्त। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन में सब कुछ साफ हो जाएगा। और हमारी कैंडिडेट तो घोषित से ही है पहले से। हमारी घोषणा में क्या दिक्कत है? जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री प्रचार कराए
वहाँ क्या बचा? जब व्यक्तियों के लिए वोट मांग लिया तो क्या बचा? इसलिए हमारे तो घोषित जैसे ही हैं। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा कर दी है। उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। भाजपा, बासपा, दमकेपा, जाने कहाँ से ढूंढ के ला रहे हैं। तो कैंडिडेटों का ढूंढना जारी है उनका, पूरे अभी तक नहीं हुए उनके। नरोत्तम जी, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस बार चुनाव भाजपा के खिलाफ होगा और भाजपा की जो सौदे की सरकार है, सौदेबाजी वाली सरकार के खिलाफ होगा। इस बार कांग्रेस की अकर्मण्यता के खिलाफ चुनाव होगा। कमलनाथ जी के फेलुअर के कारण से होगा। दिग्विजय सिंह के धोखा दिया जो राहुल गांधी जी ने छला जो किसान को, उसके खिलाफ चुनाव है। 2 लाख रुपए का कर्जा 10 दिन में माफ कर देंगे, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, ये उसके खिलाफ चुनाव है। नौजवान को 4,000 रुपये महीने घर बैठे भत्ता देंगे, 15 महीने में 60,000 रुपये महीना नौजवान को नहीं दिया, ये उसके खिलाफ चुनाव है। बेटियों को स्कूटी देंगे और नहीं दी, समदा शिक्षकों को परमानेंट कर देंगे, ये उसके खिलाफ है। ये जो अतिथि विद्वान वगैरह जिनको धोखा दिया, लिखित में झूठ बोला कांग्रेस ने, ये उसके खिलाफ चुनाव है। साफ तौर पे कहना है कि 3 नवंबर को चुनाव होने हैं और पूरे कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं नरोत्तम मिश्रा कि चुनाव भाजपा ही जीतेगी। फिलहाल फैसला तो 10 नवंबर को पता चलेगा जब इन उपचुनाव के परिणाम आएंगे। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। तो बीजेपी उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक चुकी है। कल से बीजेपी 28 सीटों पर मंडल सम्मेलन का आयोजन करेगी, जो 15 अक्टूबर तक चलने वाला है। इस दौरान 127 मंडलों में सम्मेलन आयोजित होगा और कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए जाएंगे। तो प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कमलनाथ ने एक बार फिर से 2018 का फॉर्मूला अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने घोषणा पत्र की जगह वचन पत्र जारी किया था और प्रदेश की सत्ता हासिल की थी। कांग्रेस अब मिनी वचन पत्र के सहारे 28 सीटों को जीतने की कोशिश में जुटी है। कांग्रेस पार्टी ने 28 मिनी वचन पत्र तैयार कर स्थानीय मुद्दों के जरिए लोगों को लुभाने का मन बना लिया है। 28 सीटों के लिए अलग अलग मिनी वचन पत्र तैयार किया गया है, जिसमें कृषि, किसान, सिंचाई, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पेयजल, सड़क, पुल, उद्योग, रोजगार, पर्यटन, संस्कृति के साथ साथ प्रशासनिक कसावट इस वचन पत्र में मौजूद है, जिसमें 15 महीने के कमलनाथ सरकार के कार्यकाल का बखान भी नजर आता है और यह बखान जनता को लुभाने के लिए है। साथ ही कांग्रेस उपचुनाव के लिए वचन गान भी तैयार कर रखी है, जो उपचुनाव वाले क्षेत्रों में बजाया जाएगा। तो वहीं इस मिनी वचन पत्र को लेकर पीसी शर्मा ने भी कहा कि 28 सीटों के अलावा पूरे मध्य प्रदेश में पार्टी क्या करेगी, ये शामिल है। किसानों का मुद्दा को या फिर बिजली, सभी मुद्दों को इस वचन पत्र में शामिल किया गया। 28 जगह जहाँ चुनाव हो रहा है विधानसभा का, उसमें अलग अलग वचन पत्र तैयार किए हैं। वहाँ की जो मूल समस्याएं, जो मुख्य समस्याएं, लेकिन साथ ही पूरा मध्य प्रदेश में क्या करेंगे इसके बाद, इसका भी एक वचन पत्र, जिसको हम संकल्प पत्र कह रहे हैं, वो जारी करेगी। उसमें बहुत से बिंदु आ रहे हैं। उसमें किसानों की ऋण माफ़ी पूरे प्रदेश में जो रुक गई है वो होगी। बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट, इससे भी सस्ती बिजली देगी कांग्रेस पार्टी, जो आज हजारों को बिला रहे हैं, 15,000, 20,000, और अभी इन्हें स्थगित किया है मुख्यमंत्री जी, माफ नहीं किए हैं। प्रदेश में जो 28 उपचुनाव, इसको लेके भी हमने 28 वचन पत्र तैयार करें। इसमें जो हमारे 15 माह के काम हैं और जो भाजपा की 15 साल की विफलताएं, उसके साथ साथ उस क्षेत्र को लेके 15 माह में हमने क्या काम किए, भविष्य में उस क्षेत्र के विकास को लेके 15 महीने में हम क्या काम करने जा रहे हैं, उस क्षेत्र में विकास की हम कैसी तस्वीर रखेंगे, यह सब बातें इस वचन पत्र में शामिल है। कांग्रेस वचन पत्र नहीं, दरअसल ठगविद्या से बना सेठ कमलनाथ जी का कपट पत्र है, छल पत्र है, प्रपंच पत्र है। और ये कपट पत्र अब किसी भी तौर पर जनता को ठग नहीं पाएगा, जनता के साथ में खिलवाड़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वचन पत्र से एक बार मध्य प्रदेश के मतदाता धोखा खा चुके हैं। और दूसरी बात, ये छोटे छोटे मिनी वचन पत्र निकालने की जो बात कह रहे हैं, झूठ टुकड़े में कहें या झूठ इकट्ठा कहें, धोखा अलग अलग दें,
ये धोखा एक बार दें, धोखा कपट तो एक ही होता है, इसलिए जनता किसी भी बहकावे में नहीं आने वाली। तो कांग्रेस ने अपने मिनी वचन पत्र में कई वादे किए हैं। तकरीबन 51 ऐसे वचन हैं जो कांग्रेस एक बार फिर दोहरा रही है। 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देने की बात कांग्रेस ने की है। कर्मचारियों के बकाया डीए के भुगतान का जिक्र इस वचन पत्र में कांग्रेस ने किया है। इसके अलावा वेतन वृद्धि जारी रहेगी, ये भी कांग्रेस अपने वचन पत्र में कहती हुई नजर आ रही है। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का एक बार फिर से वादा कांग्रेस ने इस वचन पत्र में किया है। गोधन सेवा शुरू की जाएगी। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में एक बार फिर से इस बात को स्पष्ट कर दिया है। कोरोना होगी राजकीय आपदा, ये भी कांग्रेस कहती हुई नजर आ रही है। स्थानीय मुद्दों को प्राथमिकता दी जाएगी, कांग्रेस इस वचन पत्र के जरिए यह बता रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। उपचुनाव को लेकर अब मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी और ज्यादा तेज होने लगी है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक कल भोपाल दौरे पर आएंगे, जहां वो उपचुनाव को लेकर नेताओं के साथ बैठक करेंगे, जिसमें बाकी बचे 4 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा की जाएगी। तो जैसे जैसे उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर और ज्यादा तेज होता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। किसानों की आत्महत्या और खरगोन दुष्कर्म को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया और सरकार से कार्रवाई की मांग की है। तो उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद नेताओं की बयानबाजी लगातार जारी है। मंडला पहुंचे केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि मैदान में पहलवानों का रजिस्ट्रेशन हो गया है। अब मैदान में 2 पहलवान आमने सामने हैं, एक शिवराज तो दूसरे कमलनाथ। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब यह देखना होगा कि ये सियासी कुश्ती कौन पहलवान जीतता है। फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि हमने 15 साल के काम का हिसाब जनता के सामने रखा है, जिसको जनता ने स्वीकार किया। देखना है कि क्या हो रहा है 10 तारीख को मध्य प्रदेश के उपचुनाव, और इसलिए अब मैदान है, अभी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं पहलवानों की, कुश्ती कौन जीतने वाला है। परिणाम 10 तारीख को आएंगे तो उस दिन पता चलेगा क्या होगा, है कि हमारे शिवराज पहलवान ताकतवर हैं या कमलनाथ ताकतवर हैं, उस दिन पता चलेगा। और इसलिए चुनाव देखिए, हम लोगों ने काम के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। अभी 15 वर्षों का हिसाब किताब हम जनता के सामने रखे। कांग्रेस का भी 15 महीने का हिसाब किताब जनता देख रही है, और इसलिए जो अच्छा हम किए हैं उसको लोगों ने स्वीकार किया है, मध्य प्रदेश की जनता ने, और इसलिए कोई संशय नहीं होना चाहिए इसको लेकर। तो उपचुनाव का बिगुल बजते ही नेताओं की सक्रियता अब नजर भी आने लगी है। सीहोर में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी किसानों के मुद्दे पर सैकड़ों समर्थकों के साथ पुलिस चौकी जा पहुंचे, जहां उनकी थाना प्रभारी के साथ तीखी बहस हो गई। विधायक ने टीआई को खूब खरीकोटी सुनाई और पूरे मामले को विधानसभा में उठाने की बात कही। नहीं पहले कैसे लगा सकते, वही मेरी बात है। ये पहले कैसे क्या फोन लगाया आपने इनको, इनने क्या बोला कि आप साहब कौन कौन लोग हैं सर, इनको बुला लें अपन। हाँ? और ऊपर से मैं मजबूर हूँ, ऊपर से ऐसा है कि क्या मजबूर है, क्या मजबूर है, ये क्या मतलब, क्या किसान को अधिकार नहीं है, बिल्कुल मुआवजा मिल नहीं रहा है, आत्महत्या रो। मीडिया से बोला जाए ये मजबूर चल रही है, प्रशासन पुलिस जो चल रही है कि मजबूर चल रही है मध्य प्रदेश की। शासन बहुत मजबूर है बेचारा, ऊपर से मजबूर है। तो ये सुना आपने, जमकर खरी खोटी यहाँ पर विधायक महोदय सुनाते हुए नजर आ रहे हैं, और किसानों के मुद्दे को लेकर किसानों के साथ वे थाने जा पहुंचे और फिर यहाँ पर उन्होंने किसानों के हक की लड़ाई लड़ी। ऊपर से ऐसा है कि क्या मजबूर है, क्या मजबूर है, ये क्या मतलब, क्या लोकतांत्रिक देश के अंदर तानाशाही चलाने की जो कोशिश सरकार कर रही है,
मध्य प्रदेश में किसान प्रताड़ित है, परेशान है। अपने हक और अधिकार के लिए अगर वो धरने की बात भी करता तो उसे प्रतिबंधक कार्रवाई करके उसे जेल भेजने की तैयारी करी जाती है। स्पष्ट है ये तानाशाही की सरकार चल रही है। के आसपास गांव के 20-50 किसान पहुंचे तो कलेक्ट्रेट में किसी को ने घुसने नहीं दिया, चपरासी ने आवेदन ले लिया। प्रेस विज्ञप्ति देके किसान वापस आ गए। आज सुबह चौकी प्रभारी का मैसेज आता है कि कौन कौन लोग गए थे, उनका नाम बता के उनके ऊपर प्रतिबंधक कार्रवाई की जाए। तो मैंने साहब क्यों बोले, ऊपर से एसडीएम साहब का आदेश आया है। तो मैंने श्रीमान जी चर्चा की, तो मैंने साहब कोई जुल्म होगा तब तो आदेश होगा। बातचीत करने के लिए बुलाया गया है, जिसका समय एसडीपी साहब और एसडीएम साहब ने 12:30 से 1 के बीच में दिया है और इनसे चर्चा करेंगे और संभवतः अपर कलेक्टर साहब और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके प्रशासन को शामिल लेते हुए ये किसानों का किसी प्रकार से चक्काजाम न हो पाए और बातचीत से मामला सुलझ जाए, इस संबंध में। जब मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है तो छत्तीसगढ़ की एक विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव दिलचस्प रहने वाला है। मरवाही विधानसभा उपचुनाव का ऐलान होते ही सूबे की तीनों राजनीतिक पार्टियों के बीच द्वंद्व शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में आज मरवाही के कलेक्टर को हटाने की मांग को लेकर जोगी कांग्रेस और बीजेपी के प्रतिनिधियों ने जमकर हंगामा किया। राजनीतिक दलों की बैठक में दोनों पार्टियों ने कलेक्टर पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष की तरह काम करने का आरोप लगाया है और किसी दूसरे कलेक्टर के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव कराने की मांग की है। विपक्षी दलों का आरोप है कि पिछले दिनों मरवाही में 2 ट्रक साड़ियां पकड़ी गई थी। जोगी कांग्रेस और बीजेपी का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद जिला प्रशासन ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। तो मरवाही विधानसभा उपचुनाव की उल्टी गिनती जैसे ही शुरू हुई, राजनीतिक द्वंद्व वहां पर और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आने लगा है। इसका उदाहरण आज हुई बैठक में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी के साथ साथ जोगी कांग्रेस भी सरकार पर हावी होती हुई नजर आई। आरोप लगाया कलेक्टर पर कि यहां के कलेक्टर कांग्रेस के एजेंट के रूप पर काम कर रहे हैं। ये स्थिति इसी तरह की नजर आ रही है जैसी 2018 के चुनाव के दौरान नजर आया करती थी। तब आरोप बीजेपी पर लगा करता था कि कलेक्टर, एसपी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और अब उस तरह की स्थिति उपचुनाव में नजर आ रही है और आरोप मौजूदा सरकार कांग्रेस सरकार पर लग रहे हैं। सरकार ने चुनकर एक ऐसे व्यक्ति को जिला निर्वाचन अधिकारी बनाया है जो विगत कई महीनों से वहां रहकर जिलाधीश कम और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में ज्यादा काम कर रहा है। जब हमने ये आपत्ति करी तो कांग्रेस पार्टी के लोग कूद गए उनको बचाने के लिए। 90,000 साड़ियां पकड़ाई में आई, किसी के घर से पकड़ी, किसी के राजनीतिक दल के कार्यालय से पकड़ी, लेकिन जब जब्तीनामा बनाया गया तो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आचार संहिता लागू हो गई है। लेकिन जो हमारे तथाकथित जिलाधीश महोदय हैं, जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में घूम रहे हैं मंत्री के साथ लोकार्पण करते हुए। तो सुना आपने, मरवाही उपचुनाव को लेकर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने नया दांव खेला है। अमित जोगी ने खुद के विरुद्ध बिलासपुर के मोतिमपुर में तंत्र मंत्र किए जाने का आरोप लगाया है। अमित जोगी ने कहा कि मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र जब काम नहीं आया तो जोगी परिवार से लगाव रखने वाले सज्जन ने अपनी पार्टी के प्रत्याशी चयन की आड़ में बिलासपुर के मोतीपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र किया है। अमित जोगी का कहना है कि इन सब बातों से मैं भयभीत नहीं हूं। जब मुझे फंसाने में सरकारी तंत्र काम नहीं आया तो जोगी परिवार से विशेष लगाव रखने वाले एक सज्जन ने अपनी पार्टी प्रत्याशी की चयन की आड़ में कल बिलासपुर के मोतिमपुर में मेरे विरुद्ध तंत्र मंत्र करना शुरू कर दिया है। खैर, इन सब बातों से मैं कदापि भयभीत नहीं हूं, क्योंकि मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी हमेशा कहते थे कि जिसके सिर के ऊपर गरीबों का हाथ होता है वो कभी अनाथ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ महतारी के आशीर्वाद से मेरे परिवार के ऊपर
लाखों लोगों का आशीर्वाद है। तो उपचुनाव के रण में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।